आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो ये आंकड़े 10 लाख को पार कर चुके हैं। हर इंसान की आंखें बस एक उम्मीद की किरण का इंतजार कर रही हैं, जहां से खबर आ जाए कि कोरोना महामारी से लड़ने की वैक्सीन तैयार हो चुकी है। पूरे विश्व में करीब 160 संस्थाएं ऐसी हैं जो कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। पर इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि कुछ संस्थाएं ऐसी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं जो आपके शरीर में इंजेक्शन के द्वारा नहीं जाएगी, बल्कि नाक के जरिए जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज हम इसी इंट्रानेजल वैक्सीन पर बात करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविरल वत्स। डॉक्टर अविरल ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विसेज से जुड़े डॉक्टर हैं जो स्कॉटलैंड में रहते हैं, और डॉक्टर अविरल कोरोना वायरस से जुड़े तमाम पहलुओं पर नजर रखते हैं। स्वागत है डॉक्टर अविरल आपका आज तक रेडियो पर। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर अविरल, पूरी दुनिया में अभी वैक्सीन बनाने की रेस लगी हुई है। इसी बीच ये भी खबर आई है कि कई जगह ऐसी वैक्सीन बनाने की तैयारी हो रही है जो शरीर में इंजेक्शन द्वारा नहीं दी जाएगी, बल्कि नाक के जरिए दी जाएगी। तो क्या खासियत है ऐसी वैक्सीन की? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की एक दौड़, एक रेस लगी हुई है, और ये उचित भी है क्योंकि जो चैलेंज है हमारे सामने वो काफ़ी बड़ा है। कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमें कुछ ठोस आप कहिए कि कुछ इलाज या ठोस प्रिवेंशन चाहिए जो हम सबको बचा सके। तो इसीलिए पूरी दुनिया में ये दौड़ लगी हुई है। उसके अगर कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करूं तो 140 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं पूरी दुनिया में जो अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं ट्रायल्स के, और 23 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में अभी चल रहे हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में ये हैं 23 प्रोजेक्ट्स। 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में अभी ऑनगोइंग है, जिनकी फेज़ 3 जो है क्लिनिकल ट्रायल्स की वो चल रही है, जो कि काफ़ी एडवांस मानी जाती है, लेकिन उसको भी कई महीने लगते हैं। तो ये जो रेस है वाकई काफ़ी बड़ी है और काफ़ी तेज़ी से चल रही है। हालांकि अगर हम साइंस के हिसाब से लें तो ये रेस काफ़ी तेज़ी से चल रही है। उसका मतलब ये है कि जो सबसे तेज़ अभी तक की वैक्सीन बनी है वो 4-4.5 साल में बनी थी, और वैसे अक्सर वैक्सीन को बनाने में हमें 4 से लेकर 10 साल या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, और कई बार हम वैक्सीन बना भी नहीं पाते हैं। लेकिन अभी कुछ आप ये कहिए कि कुछ चंद महीनों में ही, 6-7 महीनों में ही हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हमारी उम्मीदों को बढ़ाते हैं। अगली बात जो और आपने पूछा वो ये है कि तैयारी ये की जा रही है कि शायद कुछ ऐसे वैक्सीन हो जो हमें इंजेक्शन के द्वारा नहीं दी जाए, बल्कि नाक के द्वारा दी जाए। जी, इसके ऊपर भी एक 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो वैक्सीन जिसको कि हम कहते हैं इंट्रानेजल वैक्सीनेशन रूट, उसके तहत ये 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसका मतलब ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें हमें इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वैक्सीन होगी वो सीधी नाक में या तो स्प्रे कर दी जाएगी, या फिर उसको नाक में ही कुछ, जैसे हम कहें ड्रॉप्स हैं, नेज़ल ड्रॉप्स, उसके थ्रू वो दी जाएगी। और वो वैक्सीन नाक की जो झिल्ली होती है, जो म्यूकोज़ा होता है, उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब होगी, और उसके बाद जो बॉडी का इम्यून रिएक्शन होगा उस वैक्सीन के, वो हमें तैयार करेगा आने वाले किसी भी तरह के जो कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन होंगे उससे बचाने के लिए। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, और इस पे अभी काफी काम चल रहा है। तो ये जो इंट्रानेजल वैक्सीन की आपने बात करी, तो डॉक्टर अविरल ये काम कैसे करती है? जो नेजल वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारी शरीर के अंदर दवाई के जाने का जो तरीका है वो एक अलग है, लेकिन जो वैक्सीन का काम करने का तरीका है वो दूसरी वैक्सीन की तरह भी है, और इसका कुछ एडिशनल तरीका भी है। उसका मतलब ये है कि जैसे ही हम वैक्सीन को नाक में डालते हैं तो जो वो वैक्सीन होती है उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, जो कि असली वायरस से मिलता जुलता है।
ये एंटीजन फिर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। अब जब बॉडी हमारी नाक के थ्रू इसको एब्जॉर्ब करती है तो उसके आगे दो रास्ते निकलते हैं। एक तो ये कि जो म्यूकोज़ा जो मैंने कहा, जो लोकल उस एरिया का जो सेल्स हैं वो एक ख़ास तरह की एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं जिसको कि IgA कहते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ उस एरिया में रहकर जो भी नया अटैक होगा वायरस का, उस एंटीजन के बेस पे नए वायरस को वो डिटेक्ट कर लेंगी और वो वहाँ पे उनको रोक सकती हैं। इसको हम जैसे लोकल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं उसी इलाके में। दूसरा है कि ये जब एंटीजन एब्जॉर्ब होता है उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाकर ये जो इम्यूनिटी को ट्रिगर करेगा और IgG वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमें लंबे समय तक प्रोटेक्शन देती हैं, जो कि हमें नॉर्मल जो मसल्स के थ्रू वैक्सीन मिलती है या स्किन के नीचे जो हम वैक्सीनेशन करते हैं उसके थ्रू मिलती है, वो जो IgG एंटीबॉडीज़ हैं वो भी हमें वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं। तो जो इसका काम करने का तरीका है वो मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन इसकी थोड़ी सी एडेड एडवांटेज ये है कि ये जो नाक में कह लीजिए जो म्यूकोज़ा होगा वहाँ पे भी इम्यूनिटी को बना कर रखेगी ताकि जो अगला अटैक होगा वायरस का, और अगर हम याद रखें कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर नाक के थ्रू या लंग्स के थ्रू ही प्रवेश लेती हैं, तो अगर हम नाक में ही उसको अरेस्ट कर लेंगे, रोक देंगे, तो उसका जो आगे का जो एक्शन है उसमें काफ़ी बचाव हो सकता है। तो ये इसकी डबल एडवांटेज है। इसकी और भी कई एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये इसका खास काम करने का तरीका हम कह सकते हैं। मैं तमाम जगह खबरें पढ़ रहा था कि कई जगह जिक्र है कि इंट्रानेजल वैक्सीन शायद ये जो नॉर्मल वैक्सीन होती है उससे ज़्यादा असरदार होगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, इसके असरदार होने का अभी हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। थ्योरेटिकली जैसा मैंने कहा कि ये एडिशनल हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है बिल्कुल उस एरिया में, तो उस एंगल से हम कह सकते हैं कि शायद ये ज़्यादा असरदार हो। लेकिन और इसके और भी कई कारण हैं कि ये भी माना जाता है कि इसकी जो सिस्टेमिक जो पूरे शरीर में एक बायो अवेलेबिलिटी होती है वो भी थोड़ी बेटर होती है, और भी कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। तो उसके चलते हम कह सकते हैं कि शायद ज़्यादा असरदार हो, लेकिन ये अभी हमें देखना पड़ेगा, रिसर्च के थ्रू देखना पड़ेगा कि नेज़ल वैक्सीन जो है उसके असर कैसे हैं, उसकी टॉक्सिसिटी कैसी है, उसकी एफिकेसी कैसी है और वो कारागार है कि नहीं है, ये हमें रिसर्च ही बताएगी। हर चीज़ का देखिए, हर चीज़ का जो हम कहें बेनिफिट भी होते हैं और चैलेंजेस भी होते हैं, तो नेज़ल वैक्सीन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पर अगर अविरल जी इस वैक्सीन की बात करें, सिर्फ यही इंट्रानेजल वैक्सीन की बात करें, तो इस पर आपका क्या कहना है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे? क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके देखिए एडवांटेजेस या बेनिफिट्स भी हैं और इसके चैलेंजेस भी हैं। तो क्विकली अगर मैं आपको इसके जो फ़ायदे हैं पहले वो बताऊं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि क्योंकि जैसा हम पहले कह रहे हैं कि इसमें नीडल की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये ट्रॉमेटिक नहीं है। इसको बच्चे भी आसानी से ले सकते हैं, तो ये इसमें ट्रॉमा कम होगा। अब जब नीडल्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इससे जो इन्फेक्शन होने का डर है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। और जब हम कह रहे हैं कि इससे दर्द नहीं होगा, तो जो पेशेंट कंप्लायंस जिसको कहते हैं कि लोग इसको रेडिली ले लेंगे, आसानी से ले पाएंगे, वो भी कंप्लायंस भी काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि इसको हम आसानी से दे सकते हैं। और इसके अगर हम टेक्निकल एडवांटेजेस की तरफ जाएं, तो जैसा पहले कहा मैंने कि ये IgA एंटीबॉडीज़ लोकली बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि जो म्यूकोज़ा होगा, जो वो लोकल एरिया होगा, उसमें हम ये कहें कि एक तरह की हमारी प्रोटेक्टिव लेयरिंग को रेडी कर लेता है, उसे एक बैरिकेड वहीं पे लगा देता है वायरस को। तो वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है नेज़ल रूट के थ्रू, नेज़ल वैक्सीनेशन के थ्रू। ये भी माना जाता है कि इस रूट ऑफ ट्रांसफ़र इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो नेज़ल वैक्सीनेशन है, उससे जो सिस्टेमिक बायो अवेलेबिलिटी है, जो कि हम कहें कि पूरी बॉडी में एंटीजन का पहुंचना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माना जाता है नेज़ल के थ्रू हो सकता है। दूसरा कि जो नेज़ल रूट होता है उससे ब्लड में एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी रिलेटिवली फास्ट हो सकती है बाकी वैक्सीनेशन, तो काफ़ी जल्दी ये प्रोसेस शुरू हो सकता है।
जो हम लोकल इम्यूनिटी की भी बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल एंटीजन स्पेसिफिक, जिसका मतलब है कि जो भी हम कोरोना वायरस का एंटीजन उस समय डालेंगे उसी के अगेंस्ट वहाँ पे प्रोटेक्शन शुरू हो सकता है। और स्पेशली जो ये वायरस है कोरोना वायरस, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी मेथड से ही अंदर जा रही है, जिसमें कि नाक जो है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है, तो ये बिल्कुल शुरू में ही वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये तो हैं इसकी एडवांटेजेस। और हाँ, इसकी जैसे हम कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलिटी, जो लॉजिस्टिक्स हैं वो भी आसान हो सकते हैं। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं। अगर हम इसके जो चैलेंजेस हैं या मुश्किलों की बात करें, वो भी इसकी काफ़ी हैं। तो ऐसा नहीं है एक ही चीज़ सारी चीज़ हमारे सब चीज़ों का हल कर देती है। तो उसकी मुश्किलें ऐसी हैं कि इसके लिए अक्सर हमें थोड़ी बड़ी मात्रा में डोज चाहिए हो सकती है। लेकिन दूसरी दिक्कत ये है कि जो नेज़ल वैक्सीन होती है उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में डोज दे भी नहीं पाते हैं। क्योंकि जो नेज़ल कैविटी होती है उसका जो वॉल्यूम कह लीजिए वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए वो मुश्किल हो सकती है। ये एक नई टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन नहीं है, तो इसके चलते जो कॉस्ट होगी इसकी वो ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास पुराने सिस्टम्स ऐसे नहीं हैं एस्टेब्लिश जिसके थ्रू ये वैक्सीन बन सके। तो इसमें इनोवेशन में कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है। और आगे हम चलें तो अगर हम इसकी मेडिकल एंगल से सोचें तो नाक के अंदर कुछ इस तरह के बाल होते हैं, या हम जिसको म्यूकोसिलरी क्लियरेंस सिस्टम्स कहते हैं, जो भी हमारे फ्लूइड्स नाक में बनते हैं उसको वो क्लियर करते रहते हैं। तो एक 15-20 मिनट में जो नाक में फ्लूइड्स बनते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसको अगर हम ध्यान में रखें तो अगर हम कुछ नई वैक्सीन डाल रहे हैं तो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस के चलते वो भी क्लियर हो सकती है, तो उसमें उसकी एब्जॉर्प्शन शायद कम हो जाए, जो कि ये भी एक चैलेंज होता है। अगर किसी को नाक में दिक्कत है, कुछ पहले से ज़ुकाम चल रहा है, छींकें आ रही हैं, तो इन सिचुएशंस में ये वैक्सीन का जो असर है वो कम हो सकता है। इसके चलते वैक्सीन्स के साथ जिसको हम कहते हैं एडजुवेंट्स डालने पड़ सकते हैं, जिससे कि जो इसकी क्लियरेंस है वो स्लो हो, और ये एडजुवेंट्स फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। इसमें आगे अगर हम और देखें कि जो नेज़ल म्यूकोज़ा होता है उसमें कई तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं जो कि वैक्सीन को ही, जो हम एंटीजन डालेंगे या वैक्सीन डालेंगे उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और उसका जो असर होगा वो लिमिट हो जाता है। और लास्टली जो वैक्सीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज़ भी थोड़ा लिमिट हो जाता है। अगर हम टेक्निकली आपको बताऊं 1 किलो डाल्टन से बड़ा अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसको बहुत चैलेंजिंग हो जाता है हम उसको नेज़ल के थ्रू हम उसको अगर हम डालें तो जैसा आपने देखा कि दोनों इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके चैलेंजेस भी हैं। तो इन दोनों को लेकर ही इसीलिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है और चल रही है, जिसके अभी जो रिजल्ट्स हैं वो आगे हमें देखने हैं। वैसे कौन कौन सी संस्थाएं हैं ऐसी पूरी दुनिया में जो ऐसी वैक्सीन तैयार कर रही हैं? जैसा मैंने कहा कि 150 से ऊपर जो टोटल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें से 4-5 हैं जो नेज़ल वैक्सीन्स के ऊपर चल रहे हैं। ये ज़्यादातर एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का प्रोजेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि इस पे काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा का है जो इस पे काम कर रहे हैं। एक डच यूनिवर्सिटी है नेदरलैंड्स की, वो काम कर रहे हैं। बायोकैट करके कंपनी है रशिया की, रूस की, और रूस की एक और कंपनी है, अगर मैं नाम ठीक से ले सकूं तो वो है रोस्पोट्रेबनेट्जर, जो कि वो भी नेज़ल वैक्सीन पे कर रही हैं। और 2 और हैं, एक बेल्जियम की है कंपनी EDA, और एक फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड, और आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। ये दोनों मिलकर भी इन नेज़ल वैक्सीन जो है इस पर काम कर रही हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज इतनी इन्वॉल्व नहीं हैं, जैसा क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है। एक 2000 में 1 में या 2 में पहली इंट्रानेज़ल वैक्सीन लॉन्च हुई थी, जिसकी काफ़ी टॉक्सिसिटी हुई थी तब, बेल्स पाल्सी हुई थी, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हुई थी, फ्लू की, तो उसको रिट्रैक्ट कर लिया गया था। फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो यूज़ की जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो इसीलिए काफ़ी प्राइवेट कंपनीज भी इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं है। चलिए, इंट्रानेज़ल वैक्सीन के बारे में बात कर ली, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का जिक्र कर लिया, पर सबसे बड़ा सवाल कि अभी और कितना इंतज़ार करना होगा वैक्सीन के लिए? जी, ये बहुत ही
बहुत ही अहम सवाल है कि और कितना समय लगेगा वैक्सीन आने के लिए, और मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि सभी की उत्सुकता है, हमारी का मतलब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की भी यही उत्सुकता है कि हमें कब तक वैक्सीन आ जाएगी। और ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जैसा पहले कहा कि चैलेंज ही बहुत बड़ा है और डेथ्स भी इतनी ज़्यादा हो रही हैं। तो लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी माना ये जा रहा है कि हाँ, अगर हमें इस साल के अंत तक भी कुछ हमारे हाथ में आ जाता है तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। क्योंकि देखिए 10-20% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें से 10-20% ही होते हैं जो वैक्सीन के सफल होते हैं। तो 150 के करीब चल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे पास 10-15 या 20-25 प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो होपफुली सफल हो जाएंगे। और ये भी अच्छी बात है इस बार कि काफ़ी अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ की जो हैं वैक्सीन्स बन रही हैं। सिर्फ कोई भी एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से नहीं बन रही। तो नेज़ल वैक्सीन भी उसी का एक हिस्सा है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अलग है। लेकिन कई वैक्सीन्स में जो जेनेटिक मटेरियल को लेकर बनती है, किसी में आरएनए mRNA के बेस पे बन रही है, किसी में जो ट्रेडिशनल वे है कि वायरस को डीएक्टिवेट करके उसको डाला जाता है। तो एक 5-6 अलग-अलग टेक्नोलॉजी से वैक्सीन्स बन रही हैं। तो उनमें से भी कुछ भी क्लिक किया जा सकता है। सिंथेटिक तरीकों से भी वैक्सीन बनाने की इस बार काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर वो सक्सेसफुल होती हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, और वो रिलेटिवली स्पीकिंग तो वो थोड़ी सस्ती भी होनी चाहिए हमारी ट्रेडिशनल वैक्सीन से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसा मैंने कहा कि 2 ट्रायल्स हैं जो फ़ेज़ 3 में हैं, और तीसरी फ़ेज़ 3 में जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। उसकी रिक्रूटमेंट शुरू होनी है, जो यूएस की है। जो 2 ट्रायल्स हैं वो यूके की ऑक्सफोर्ड की हैं, और एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना है शायद उसका नाम, उनकी किसी कंपनी के साथ है। ये दोनों जो हैं फ़ेज़ 3 में चल रही हैं। फ़ेज़ 3 का मतलब है कि ये कुछ हज़ार पेशेंट्स के ऊपर, 5, 10, 15 हज़ार पेशेंट्स के ऊपर इसका ट्रायल किया जाता है, और इसकी एफिकेसी और सेफ्टी दोनों को दोबारा मतलब देखा जाता है बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर। चाइना में जो है वो आई थिंक मिलिट्री ग्रुप्स के ऊपर देखा जा रहा है, और यूके की जो वैक्सीन है उसको 4,000 के करीब यूके में पेशेंट्स हैं, और पेशेंट्स नहीं, सब्जेक्ट्स हैं, और बाकी जो 10,000 के करीब शायद ब्राज़ील में है। तो वहाँ पे वो इन सब के रिजल्ट्स में महीनों लगेंगे। तो क्योंकि ये कई मल्टीपल टाइम पॉइंट्स पे देखना होता है। पहले तो ये देखना है कि ये किसी पे बुरा असर नहीं कर रही है ओवर टाइम पीरियड, ओवर वीक्स एंड मंथ्स। फिर देखना होता है कि किसी को बीमारी तो नहीं हुई है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, यूके में जो इसका चल रहा है ट्रायल, तो यूके में जो केसेस हैं वो वैसे ही कम हो रहे हैं। तो अगर हम मान के चलें कि भाई केसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो वैक्सीन कारागार है कि नहीं, इसको हम पुख्ता तरीके से कहना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो ये वो अजीब सिचुएशन है जिसमें हम चाहेंगे कि बीमारी अभी समाज में रहे, ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें वैक्सीन को। लेकिन इसीलिए ये जो टेस्ट है वो अब ब्राज़ील में जा रहा है, जहाँ पे ये बीमारी अनफॉर्चुनेटली बढ़ रही है। लेकिन वैक्सीन टेस्टिंग के लिए ये अच्छी खबर है, उससे हमें मालूम चल जाएगा ये काम कर रही है कि नहीं। तो इसको ख़त्म होने में, चीज़ों के रिजल्ट्स आने में महीनों लगेंगे, और जैसा मैंने कहा कि इस साल के अंत तक अगर कुछ आ जाता है तो हम खुशकिस्मत होंगे। लेकिन जो एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन को जो बना रही है फ़ेज़ 3 वाली, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि एवरीथिंग गोज़ टू प्लान, तो अगले साल के अक्टूबर तक हमारे हाथ में कुछ आएगा सभी लोगों को देने के लिए। तो मेरी पर्सनल उम्मीद ये है कि जो हाई रिस्क ग्रुप्स होंगे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, उनको देने के लिए शायद वैक्सीन कुछ महीने पहले अवेलेबल हो जाए। लेकिन जो सभी लोग हैं, आम जनता है, एंड यूज़र तक पहुंचने के लिए हमें अगले साल के अक्टूबर तक की जो वेट हमें करनी पड़ सकती है। इसका मैं चलते चलते थोड़ा सा एक और एडिशन कर दूं कि देखिए, ये थोड़ी नॉन मेडिकल नॉन टेक्निकल बात है जो मैं हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा कि इसमें एक बड़ी लिमिटेशन रिसोर्सेज की भी रहती है। एज ए कम्युनिटी, एज अ कंट्री, और ये मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि जो हमारा जो रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हम और चीज़ों में लगाते हैं ज़्यादा हैं, हेल्थ केयर रिसर्च में बहुत कम जाता है। इसका सबसे बड़ा खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि 5-6 साल पहले या उससे भी पहले एक वैक्सीन कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उस पर बहुत अच्छी लेवल की रिसर्च हुई थी,
लेकिन जब उनको क्लिनिकल ट्रायल्स में जाने के लिए फंडिंग की बात हुई तो उनको कहीं से नहीं मिली। ये मैं एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और उनकी जो वैक्सीन थी वो अगर आज हम तब फंड की होती हमने, तो हमारे पास ऐसा कहिए कि हमारे पास एक बहुत पहले से एक तैयार वैक्सीन होती जिसको कि हम ट्राई कर सकते थे, जो कि काफ़ी जानें बचा सकती थी। तो और हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजीज़ में करें, उतनी ही हम जल्दी से जल्दी ऐसे जो चैलेंजेस आते हैं, पैंडेमिक जैसे जो सारी मानवता को एक बड़ा खतरा पैदा कर देते हैं, उसको हम डील कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश सभी पॉलिसी मेकर से, वोटर से, लोगों से यही है कि हम अपना जो माइंडसेट है ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उसकी तरफ लेकर जाएं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। सॉरी, मैं थोड़ा भटक गया टॉपिक से, लेकिन मैंने सोचा कि ये मैं ज़रूर जो सुनने वाले हैं उनके सामने ज़रूर रख सकूं। डॉक्टर अविरल, क्या नेजल वैक्सीन पहले भी मौजूद थी? मतलब क्या ये पहले एग्जिस्ट करती थी, और अगर थी तो कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल हुआ है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि नेज़ल वैक्सीन पहले भी मौजूद थी। देखिए, मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो नेज़ल वैक्सीन एज़ सच कुछ वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको शरीर के अंदर डालने का जो रूट है वो नेज़ल है। तो कई दवाइयाँ हैं जो इस रूट से डाली जाती हैं, शरीर में दी जाती हैं। वैक्सीन का अगर हम सोचें तो सबसे ज़्यादा जो फ्लू की वैक्सीन है वही हम नेज़ल रूट से दे रहे हैं, ओरल रूट से हैं। पोलियो के ड्रॉप्स हम ओरली देते हैं। कुछ वैक्सीन्स हैं जो हम मसल्स के अंदर लगाते हैं, कुछ है जो हम स्किन के नीचे लगाते हैं, सबडर्मल। तो जो नेज़ल वैक्सीन है वो ज़्यादा फ्लू की ही दी जाती है, और वो भी बच्चों में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनको जो इंजेक्शन है या नीडल से डर लगता है, वो सेफ़ भी नहीं है उनमें। तो उसके चलते बच्चों में नेज़ल वैक्सीन जो है फ्लू के लिए ही ज़्यादा दी जाती है, और काफ़ी यूज़ की जा रही है। पिछले चंद सालों में तो इसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन बाकी और किसी चीज़ में जो ये वैक्सीन है अभी इसका यूज़ नहीं आया है। होपफुली कोरोना वायरस के लिए शायद हमारे पास कुछ नेज़ल वैक्सीन आ जाए। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर अविरल, हमारे साथ ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और ये सब प्रश्न करने के लिए। मुझे खुशी होती है कि मैं किसी भी तरह की जो क्रेडिबल मेडिकल जानकारी है वो अगर मैं शेयर कर सकूं, तो आपका बहुत थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स, जो ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबर कहां से आती है और कब तक आती है। तब तक के लिए इंतजार जारी है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, आज तक रेडियो।